नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध, अविश्वास। वैश्रमण बसंतपुर नगर का नगर श्रेष्ठ था। उसकी पत्नी श्रीदेवी और पुत्र धनदेव था। धनदेव सुंदर, सौम्य बदन व आज्ञाकारी पुत्र था। वैश्रमण और श्रीदेवी धनदेव के लिए योग्य वधू की तलाश कर रहे थे। अपने ही नगर के पूर्णभद्र सेठ की पुत्री धनश्री का संबंध धनदेव के लिए आया। धनश्री अत्यंत रूपमती, स्वस्थ और आकर्षक थी। माघ शुक्ला पंचमी, धनदेव और धनश्री प्रणय सूत्र में बंध गए। वैवाहिक जीवन के 3 दिन बीत गए। धनश्री जैसी रूपमती पत्नी को देखकर धनदेव अपने आप को पुण्यशाली और भाग्यवान मानता था, परंतु धनश्री का हृदय अत्यंत विषमता का अनुभव कर रहा था। ऐसा सुंदर जीवन साथी, ऐसा प्रेमार्ध पति और सुसंस्कारी स्वामी उसके हृदय में निवास नहीं कर सका। दोनों एक ही शैया पर सोते, परंतु धनश्री को यही प्रतीत होता था कि वह स्वामी के पास नहीं, किसी शत्रु के पास सो रही है। परंतु ऐसा क्यों होता है, धनश्री समझ नहीं पा रही थी। वह सास ससुर की सेवा करती, गृह कार्य में निमग्न रहती, परंतु युवा जीवन साथी के प्रति उसके मन में उल्लास प्रकट नहीं होता था। धनदेव अति प्रेम से आलिंगन करता, गले लगाता, परंतु धनश्री के मन में मौत का भय समा जाता। 10 दिन और बीत गए। नंदक यदा कदा वहां आता और वह अपने मित्र को सुंदर पत्नी मिलने का गर्व अनुभव करता। दोनों मित्र इस विषय में चर्चा करते। तब धनदेव मुक्त भाव से कहता, नंदक, तुम्हारी भौजाई नारी जाति की शोभा है। मैं जब उसे देखता हूँ तो मेरा मन नाचने लगता है। वह लज्जा, शर्म और संकोच की प्रतिमूर्ति है। उत्तम स्त्रियों का यही तो आभूषण है, नंदक ने उत्तर दिया। परंतु धनश्री के मन में नंदक के प्रति अपूर्व भावों का उदय हुआ था। जब वह नंदक को देखती तब उसके मन में अकथ्य तरंगे उठती। यह सच है, नारी के मन को समझना सबके लिए सुलभ नहीं है। जिस नारी का स्वामी अपूर्व होता है, फिर भी उस नारी के मन में दूसरी ही निराली प्रतिमा साकार बनती दिखती है। इसीलिए ज्ञानियों ने नारी के मन को अगोचर माना है। एक बार धनदेव और नंदक घूमने के लिए नगरी के बाहर उपवन की ओर गए। धनदेव और नंदक एक उचित स्थान पर बैठ गए। कुंज में अनेक युवक परस्पर बातें कर रहे थे। दोनों मित्रों के कानों तक वे बातें सुनाई दे रही थी। बाग में बैठे युवकों में से एक बोला, मैंने समृद्धि दत्त जैसा साहसिक युवक नहीं देखा है। वह अपने पूर्वजों द्वारा धन को हाथ नहीं लगाता, वह एक पैसा भी उसमें से नहीं लेता, स्वयं कमाता है। अब उसने इस अल्प वय में 2 बार देशांतर जाकर विपुल अर्थ अर्जित किया है। उस धन को वह केवल अपने लिए ही व्यय नहीं करता, बल्कि दूसरों का उपकार भी करता है। आज उसके सहयोग से अनेक युवक अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। जो अपने बलबूते पर धनार्जन करता है, वही मौज, शौक और परोपकार करने का अधिकारी होता है। पिता के धन पर जीना कोई आदर्श नहीं माना जा सकता। पिता के धन पर तो सब जीते हैं, परंतु पुरुषार्थ से धन कमाकर जीने का आनंद ही कुछ और है। धनदेव के मन पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। नंदक का मन कहीं अन्यत्र था, वह बात को समझ ही नहीं सका। दोनों मित्र बातें करते करते घर लौट आए। दूसरे दिन नंदक धनदेव के एक भवन पर उससे मिलने आया। उस समय धनदेव अपने पिता के साथ अन्यत्र गांव से बाहर आए हुए सार्थवा के साथ व्यापारिक विचार विमर्श करने भवन से बाहर निकल गया था। धनदेव की माता धर्मोपासना के लिए चली गई और धनश्री स्नान आदि से निवृत्त होकर वहीं खड़ी थी। नंदक को देखते ही उसके नयन प्रसन्नता से चमक उठे। उसने सोचा, नंदक के में हृदय का हार बनने की योग्यता है, परंतु इस भरे पूरे परिवार वाले घर में उसे हृदय का हार कैसे बनाया जाए। नंदक ने सोपान पंक्ति यानी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही प्रश्न किया, भाभी, क्यों चित्त तो प्रसन्न है ना? आओ देवर जी, तुम्हारे भाई और सेठ अभी अभी भवन से बाहर गए हैं। अच्छा, तो मैं शाम को आऊँगा, कहकर नंदक मुड़ने लगा। तत्काल धनश्री बोली, भीतर आओ, दूध पी कर जाना। नहीं भाभी, अभी प्रातःराश यानी ब्रेकफास्ट करके ही आया हूँ। तो भी भीतर तो आना ही होगा, धनश्री ने कहा।
नंदक धनश्री के पीछे पीछे एक खंड यानी कि रूम में गया। एक आसन पर बिठाकर धनश्री बोली, क्या तुम केवल अपने भाई के साथ ही संबंध रखते हो? क्या ऐसा हो सकता है? आपके साथ पुरुष बातें करने में कुशल होते हैं। तुम बैठो, मैं दूध का पात्र लेकर आती हूँ, कहकर धनश्री चंचल चरणों से खंड से बाहर निकल आई। कुछ ही क्षणों में वह एक दासी के साथ खंड में आई। दासी के हाथ में एक थाल था, उसमें मिठाई और दूध का कटोरा रखा हुआ था। थाली रखकर दासी चली गई। नंदक ने थाल की ओर देखा, उसमें 4-5 प्रकार की मिठाइयाँ रखी थी। धनश्री ने नंदक के निकट आकर कहा, मुंह खोलो, देखूं तो सही। अरे ओह कुछ नहीं, कहती हुई धनश्री ने अपना एक हाथ नंदक के मस्तिष्क पर रख दिया। नंदक का शरीर कांप उठा। उसने मुंह खोला। धनश्री ने एक छोटा मादक उसके मुंह में रख दिया और दूसरे ही क्षण उसने गिर पड़ने का अभिनय किया और वह नंदक पर झुक गई। उसके उरोज नंदक के वदन पर टकराए, परंतु वह तत्काल संभल कर बोली, तुमको लगी तो नहीं? नंदक कुछ नहीं बोल सका क्योंकि मुंह में मधु गोलक था। वह कुछ खा पीकर वहां से चला गया। एक रूपवती सुंदरी के स्पर्श से उसका मन में खलबली मच गई। यह स्वाभाविक था। 10-12 दिन बीते। नंदक और धनश्री का परिचय गाढ़ होता गया। दोनों विनोद भरा परिहास कर लेते। नंदक के मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं था, परंतु धनश्री के हृदय में नंदक के साथ रति क्रीड़ा करने की भावना उत्कट होती जा रही थी। परंतु दास दासियों से भरे भवन में वह लाचार थी। इधर धनदेव के हृदय में उत्कीर्ण पुरुषार्थों की पांखों से उड़ने का स्वप्न उसके मन को विविध प्रकार से विचलित कर रहा था। अंततः उसने अपने माता पिता से विदेश गमन की बात कही। माता पिता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और दुखी हृदय से अनुमति दी। दूसरे ही दिन यात्रा की तैयारी होने लगी। विदेश गमन की बात कोई सामान्य नहीं थी। जब धनश्री ने यह बात सुनी तब वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा नंदक के साथ भोग भोगने का उसका स्वप्न अब साकार होगा और यह आशा उसके हृदय में उछलने लगी। परंतु नंदक अपने मित्र के साथ प्रवास करने की हट कर बैठा। अंत में वैश्रमण सेठ ने उसकी बात मान ली। प्रवास के 2 दिन पूर्व ही धनश्री को यह ज्ञात हुआ कि नंदक भी धनदेव के साथ यात्रा में जा रहा है। रात्रि में प्रेम भरा अभिनय करती हुई वह धनदेव से बोली, क्या पुरुष का हृदय पाषाण का होता है, यानी पत्थर का होता है? ऐसा क्यों कहती हो प्रिय? तो मैं और क्या कहूँ? मैं आपके साहसिक कार्य में बाधा बनना नहीं चाहती, परंतु मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकूंगी? आप मुझे अपने साथ ले जाएं, अन्यथा मैं रो रो कर आपके वियोग में प्राण दे दूंगी। प्रिय, ऐसा क्यों कहती हो? मैं 3 वर्षों में लौट आऊंगा, परंतु आपके बिना एक दिन भी मेरे लिए युग के समान होगा। मैं 3 वर्ष कैसे बिता पाऊंगी? धनश्री, समुद्र की यात्रा बहुत भयंकर होती है, इसलिए तो मैं आपके साथ चलने का आग्रह कर रही हूँ। आपको प्रवास में विपत्तियों का सामना करना पड़े और मैं यहाँ निश्चित बैठी रहूं, यह कैसे संभव है? मैं पीछे नहीं रहूंगी, कहकर धनश्री रोने का अभिनय करने लगी। वह सुबक सुबक कर रोने लगी। नारी का अंतिम शस्त्र है आंसू। धनदेव ने पत्नी को साथ ले जाने का आश्वासन दे दिया और दूसरे दिन माता पिता से आज्ञा भी ले ली। प्रवास का दिन। धनश्री का हृदय नाच रहा था। प्रवास में नंदक के साथ विलास भोगने का अवसर प्राप्त होगा, उसको ऐसी आशा थी। 15 दिनों के प्रवास में धनदेव ने देखा कि धनश्री का मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। नंदक और धनश्री के परिहास में भी उसे कोई विकृति का अनुभव नहीं हुआ। नंदक भी आज तक धनश्री की मानसिक मलिनता का परिचय नहीं पा सका था। फिर भी दोनों के बीच ममता गाढ़ होती जा रही थी और निकटता बढ़ती जा रही थी। 2 महीनों का प्रवास कर धनदेव ताम्रलिप्ति नगरी में पहुंचा। वहां उसका माल बिक गया। उसने एक मजबूत वृहद जलपोत क्रूज खरीद लिया और विदेश में बिकने योग्य वस्तुओं का संग्रह कर उसमें लाद लिया। एक दिन धनदेव और मुनीम जी माल की खरीदी के लिए भोजन कर निकल गए थे। नंदक भी जाने की तैयारी में था। इतने में ही उसके कानों में यह शब्द पड़ा, प्रियतम। नंदक ने तंबू के द्वार की ओर देखा। धनश्री को देखते ही वह हंसकर बोला,
मैं हूँ भाभी, आपकी प्रियतम तो। इतने में तो निकट धनश्री आ गई। उसने नंदक का हाथ पकड़कर कहा, वे तो मेरे स्वामी हैं और आप मेरे प्रियतम हैं। भाभी! नंदक चौंका। तो क्या आप मेरे शत्रु हैं? मधुर कटाक्ष सहित धनश्री ने कहा। ओ, मेरी नासमझी हुई, नंदक ने कहा। धनश्री उससे लिपट गई। भाभी, मेरी आंखों की ओर देखो, कोई देख लेगा तो। कायर मत बनो, युवा पुरुष का स्खलित होना स्वाभाविक है। भाभी, तुम बहुत सुंदर हो, कहकर नंदक ने धनश्री को चूम लिया। पत्नी फिसल गई, मित्र भी फिसल गया। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। Thank you, Arjun Mukherjee, for shooting and editing my video.